डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही, हम एक लेक्चर में पूरी यूनिट नहीं खत्म कर सकते, लेकिन इस लेक्चर में यूनिट की शुरुआती बातें जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, बातें ही होंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी टॉपिक से कहीं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, और अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें अंडरस्टैंड करना आसान तब हो जाता है जब उन्हें कोई समझाए अच्छे तरीके से या उन्हें कोई बताए अच्छे तरीके से। तो इसलिए मेरी आपको है सजेशन कि आज का ये पहला वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बिल्कुल सही आपने सुना, हमारी क्लास 9th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। सवाल आता है, सर आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या चीजें जानेंगे और क्या क्या चीजें सीखेंगे। जानने और सीखने दोनों का सिलसिला साथ साथ चलेगा, क्योंकि आपको मेरी तरफ पूरा ध्यान देना होगा। मतलब मेजॉरिटी बातें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो हमारा जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, और केमिस्ट्री के इस पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बिल्कुल सही आपने सुना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब जानते हैं एक क्लास 9th का बच्चा क्या कहता है। एक क्लास 9th का बच्चा कहता है, सर सराउंडिंग शब्द का मतलब मुझे पता है। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास का माहौल। कहते हैं यार मैं वहां नहीं जा रहा, उसकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, और सराउंडिंग का मतलब होता है माहौल, या हमारे आसपास का जो भी हमें चीजें देखने को मिल रही है। अगर आप इस समय मुझे लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठकर देख रहे हो, तो किसी सराउंडिंग में तो आप बैठे हो ना। या तो आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो, या आप अपने बेडरूम में बैठे हो, या हो सकता है कहीं आप बाहर भी हो सकते हो। तो जिस भी जगह पे आप बैठे हो, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप छू सकते हो और छूकर महसूस कर सकते हो। हो सकता है कि आपको अपने आसपास कोई व्यक्ति हंसता हुआ नजर आ रहा हो, तो हंसी महसूस नहीं की जाती लेकिन देखी जाती है, आप उसे छू नहीं सकते। हो सकता है कि आपको अपने आसपास कोई उदास बैठा हुआ नजर आ रहा हो, तो उसकी उदासी को आप देख जरूर सकते हो कि हाँ वो उदास है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो हमें दिखाई देती है। खुशी जाहिर की जाती है तो पता चलती है, अदरवाइज कोई किसी को नहीं कहता ये लो खुशी रख लो, ये लो उदासी रख लो। ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स को हम ना तो अच्छे से कहीं पे छू सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं, ना ही किसी से ले सकते हैं। तो फीलिंग्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है, रैदर इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपके आसपास के माहौल में बहुत सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, या आपको अपने आसपास टेबल दिख रही है, या बेड है, चेयर है, सोफा है, बुक्स है, आपके कपड़े हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, आपको अपने आसपास दिख रही हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप ढूंढने निकलो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास के वातावरण में कितना कुछ है। यही सवाल अगर आज आपसे मैं कर रहा हूं, तो क्या आज आपसे और मुझसे पहले किसी के मन में नहीं उठा होगा? जी हाँ, माय डियर क्लास 9th के स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत आज से कई हजारों सालों पहले हो गई थी। कहने का मतलब कि इस चैप्टर के अंदर जो सवाल है, उन सवालों के जवाब आपने, मैंने या हमारे से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ढूंढने शुरू कर दिए थे। एक समय ऐसा था जब यह कहा जा रहा था कि पृथ्वी पे, यानी अगर हम धरती की बात करें तो धरती की बात करें, या धरती भी बाद में बात करते हैं, धरती तो एक मात्र ग्रह है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, सो इन द इनिशियल एंशिएंट टाइम्स,
it was said that everything in the universe is made up of 5 elements. अगर आपने टीवी में शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो जरूर आपने देखा होगा कि शक्तिमान सीरियल में इस बात का जिक्र हुआ है, इस बात को बताया गया है कि धरती के अलावा पूरे ब्रह्मांड की अगर बात की जाए तो पूरा ब्रह्मांड में धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे हम जीवित इंसान मौजूद है। तो धरती को भी एक कंपोनेंट माना गया है यूनिवर्स का। सो ये कहा गया है दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। द वेरी फर्स्ट पृथ्वी यानी कि अर्थ, द वेरी सेकेंड यानी कि पानी वाटर, द वेरी थर्ड हवा यानी कि एयर, एंड देन कम्स आसमान स्काई, एंड देन कम्स फायर यानी आग यानी कि पृथ्वी यानी कि वायु यानी कि जल और यानी कि आकाश, यानी जल, आकाश, वायु, पृथ्वी और आपकी आग। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे यूनिवर्स को समझाने की शुरुआती कोशिशें की गई हैं। मैं ये सब बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर इस चैप्टर की शुरुआत इन बातों से होती है। आप चाहे एनसीईआरटी रीड कर लीजिए या कोई भी किताब रीड कर लीजिए, आपको ये कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिलेगा। और दीज 5 एलिमेंट्स जिन्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया कि वो इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी यूनिवर्स को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, these 5 elements were called as पंच तत्व। इन्हें पंच तत्व कहा गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन बातों को कुछ समय तक स्वीकार किया और बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने स्वीकार करना बंद कर दिया। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब कोई डिस्कवरी होती है तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो उन्हें इस बात का चैलेंज दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत साबित कीजिए। और गलत साबित करने के चक्कर में कुछ नया डिस्कवर हो जाता है। जी हाँ, साइंस भी ऐसे ही काम करती है। तो साइंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। साइंस में सबसे बड़ी बात यह हुई कि मैटर के बारे में वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिशों को कम नहीं होने दिया। वो लगातार मैटर को स्टडी करने की कोशिशें करते रहे और पहली कोशिश में यही कहा गया कि द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच इज लिविंग और नॉन लिविंग, जितनी भी चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, वेदर वो जीवित है या अजीवित है, बनी है 5 तत्वों को मिलाकर। एंड दीज 5 तत्व वर कॉल्ड एज द 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन, यानी इन्हें 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन कहा गया। आगे चल के कुछ सालों बाद ग्रीक फिलोसोफर्स ने, यानी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते थे, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लगता है कि दुनिया की हर वस्तु, वस्तु मतलब चीज, दुनिया की हर वस्तु, हर चीज जो किसी भी जगह पे मौजूद है या किसी भी जगह पे कुछ जगह घेरे हुए है, या उसे हिलाया या उसे दबाया या उसे अदला बदला जा सकता है और वो हमें दिख रही है और किसी जगह पे वो मौजूद है, उसे हम एक नाम दे सकते हैं। उसे हम सिर्फ हिंदी में वस्तु या चीज या सामान नहीं कह सकते, बट इंग्लिश में कह सकते हैं मैटर। यानी यहीं से एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज अ मैटर, यानी एनीथिंग, I repeat my sentence, anything that occupies, I repeat my sentence, that occupies some space, anything that occupies some space and has some mass, कोई भी चीज जो कुछ जगह घेरती है और उसके पास कुछ मास है, and it even offers resistance, यानी कुछ ना कुछ रुकावट आपको मिल सकती है। It even offers resistance when force is applied, when force is applied is called as matter, यानी इसे नाम दिया गया मैटर का और इसे कहा गया कि ये मैटर है। अब बच्चों के मन में या लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर कोई भी चीज जो कुछ जगह घेर रही है, कोई भी चीज जिसके पास कुछ वजन है, या कोई भी चीज जो फोर्स लगाने पर किसी प्रकार का रुकावट पैदा कर रही है, अगर वो मैटर है, मान लेते हैं, तो वो मैटर किस चीज का बना है? क्वेश्चन यही था दैट व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी यूनिवर्स की, अब बात हो रही है यूनिवर्स में पाए जाने वाली चीजों की। तो पहले कहा गया दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्स के अंदर हम सामान की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है व्हाट द सामान इज मेड अप ऑफ।
जब ये सवाल का जवाब मिल चुका था कि यूनिवर्स 5 तत्वों की बनी है, तो अगला सवाल मन में ऑटोमेटिकली उठ गया कि वो चीजें किस चीज की बनी है जो यूनिवर्स में मौजूद है। तो यूनिवर्स में सामान मौजूद है, लिविंग चीजें मौजूद हैं, नॉन लिविंग चीजें मौजूद हैं। तो सवाल ये था कि सब चीजें बराबर बराबर चीजों के तो नहीं बन सकती ना कुछ तो सच्चाई है हर चीज में, कुछ ना कुछ तो हर चीज की एक गहराई है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो वो गहराई क्या है, वो सच्चाई क्या है, उसी को जानने के लिए बहुत 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 सालों पहले हमारे इंडियन महर्षि कन्नड़ ने, बिल्कुल सही, भारतीय बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले ये कहा कि दुनिया की हर वस्तु बहुत छोटे छोटे हिस्सों की बनी है। उन्होंने उन छोटे छोटे हिस्सों को सबसे पहले नाम दिया अणु। बिल्कुल सही आपने सुना, अणु। यानी सबसे पहला नाम अगर कुछ आया, सबसे पहला नाम गिवन बाय महर्षि कन्नड़। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे बच्चों, सबसे पहला नाम गिवन बाय महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहला नाम दिया अणु। अणु का मतलब होता है स्मॉल यूनिट। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये यूनिट्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे कण हैं, या मुझे इंग्लिश में कहना चाहिए पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स है वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा, पर्टिकुलेट मैटर। ये पर्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज बहुत छोटे कणों से बनी है, और वो जो पर्टिकुलर चीज है उसे इंग्लिश में सिर्फ कहा गया पार्टिकल्स, लेकिन हिंदी में उसे सबसे पहले कहा गया परमाणु। अब स्मॉल यूनिट को इंग्लिश भाषा में तो स्मॉल यूनिट कहा जाता था, लेकिन ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में इसे कहा गया एटमोस। ग्रीक भाषा में स्मॉल यूनिट या छोटे हिस्से या छोटे कण का मतलब होता है एटमोस। यही वजह है कि डेमोक्रिटस नाम के एक वैज्ञानिक ने, डेमोक्रिटस इन ग्रीक फिलॉसफी पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने या ग्रीक नॉलेज रखने वाले वैज्ञानिकों में से डेमोक्रिटस ने सबसे पहला नाम दिया एटमोस, और एटमोस से हम हिंदुस्तानियों ने या हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने नाम उठाया एटम। बिल्कुल सही, आप बोर्ड पे देख रहे हो। पता है ये बहुत बेसिक ज्ञान है बच्चों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये सारी इंट्रोडक्टरी बातें हैं। ये सारी बातें बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी किताबों में दी हुई है या स्किप कर दी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर मैटर के बारे में बातें शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, और सबसे पहले किसके द्वारा क्या कहा गया। तो सबसे पहले ये कहा गया दैट एवरी पार्टिकल, एवरी सब्सटेंस, एवरी वस्तु, एवरी चीज इन द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, जिन्हें नाम दिया गया पंचतत्व। सबसे पहली बात की गई वो कही गई पंचतत्व, यानी पंचतत्व को नाम दिया जाता था 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ज्यादातर चीजें सिर्फ आग की बनी है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ज्यादातर चीजें सिर्फ पानी की बनी है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ज्यादातर चीजें सिर्फ हवा की बनी है। लेकिन ये कुछ लोग कौन थे, इनके नाम अभी मुझे आपको बताकर कुछ मिलने नहीं वाला है, क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह तक कहा था कि दुनिया की सारी चीजें 5 तत्वों को मिलाकर नहीं बनी है। कुछ ने कहा कि दुनिया की सारी चीजें 5 तत्वों को मिलाकर बनी है। अब जब सारी चीजें 5 तत्वों को मिलाकर की बनी है तो इन्हें कहा गया 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन, जिनमें से एक था एयर, एक था फायर, एक था वाटर, एक था स्काई, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ। लेकिन जब चीजों को नए नजरिए से देखा जाने लगा तो पता चला कि वो हर चीज जो कुछ जगह घेर रही है, वो हर चीज जिसके पास कुछ मास है, और वो हर चीज जिसे अगर धक्का मारे या जिसे अगर हम खींचे तो कुछ वजन महसूस होता है, उसे मैटर कहा गया। फिर सवाल उठने लगा कि अगर आप हर चीज जो आपके सामने आपको दिख रही है उसे मैटर कहा गया है, तो वो मैटर किस चीज का बना है? व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ? अब वो मैटर किस चीज का बना है, इसके जवाब में दुनिया जुट गई।
तो इसके जवाबों में जो सबसे पहला और सबसे एक्सेप्टेबल जवाब जो आज भी स्वीकारा जाता है वो महर्षि कन्नड़ के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि हर बड़े से बड़ी वस्तु, हर बड़े से बड़ी चीज एक बहुत छोटे कण की बनी है, और क्योंकि हर बड़े से बड़ी वस्तु, हर बड़े से बड़ी चीज एक बहुत छोटे से कण की बनी है, उस कण को उन्होंने नाम दिया अणु। अणु आपके सामने, अणु का हिंदी में हम अणु कह रहे हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्मॉल यूनिट। और आगे चलकर इस स्मॉल यूनिट को पार्टिकल्स के रूप में देखा जाने लगा। पार्टिकल्स का मतलब वही है छोटे 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 कण, इसलिए उसे कहा जाने लगा पार्टिकुलेट मैटर। और जब उसे पार्टिकुलेट मैटर कहा जाने लगा तो पार्टिकुलेट मैटर के नजरिए से उसे एक नाम दे दिया गया परमाणु। और परमाणु क्योंकि हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के अंदर लिया जाने वाला एक नाम था, ग्रीक फिलोसोफर्स में से डेमोक्रिटस नाम के वैज्ञानिक ने उसी को अपनी भाषा में एक नए नाम से ढूंढा, उसे कहा गया एटमोस। और एटमोस को हम वापस हिंदुस्तानियों ने इंग्लिश पढ़ते समय या हिंदी पढ़ते समय उसे नया नाम दे दिया एटम, जो हमें समझ आ सका, जो हम आगे जाकर आज भी और आने वाले कई पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत सिंपल आपको मैं कहना चाहूंगा, इस चैप्टर का बहुत प्यारा कंक्लूजन निकलता है दैट एवरी मैटर is made up of small units called as atom। एक बच्चा बोला आपने देखा है क्या सर एटम? ऑब्वियस सी बात है, एटम किसी ने नहीं देखा, लेकिन एटम को देखे जाने की कोशिशें जरूर की गई है और बहुत सारी कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। तो इसलिए ये कहूं कि एटम नहीं देखा गया है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कहूं कि हाँ एटम का विजुअलाइजेशन किया गया है, एटम कैसा दिखता है ये बताने की कोशिश की गई है। और काफी हद तक एटम के बारे में जो भी जानकारी केमिस्ट्री की दुनिया में दी गई है वो आज भी आप, मैं, हम सब स्वीकारते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। एटम के बारे में दी गई सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है सर चलो आपकी बात मान भी गए दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, द क्वेश्चन अराइजेस व्हिच मैटर आर यू टॉकिंग अबाउट? आई सेड व्हाई शुड आई टॉक अबाउट व्हिच मैटर? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैटर। मैटर मीन्स हमारे आसपास की वो हर चीज जो मौजूद है। तो हमारे आसपास की हर वो चीज जो मौजूद है क्या वो एक जैसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज जो मौजूद है वो एक जैसी नहीं है। इसलिए ये जानना जरूरी है दैट हाउ द मैटर हैज बीन क्लासिफाइड। The matter has been classified in two categories, living matter and non-living matter। living means जो जीवित है और non-living means जो अजीवित है। आप, मैं, हम लोग जीवित हैं, so we are a living matter। लेकिन आप जिस लैपटॉप या मोबाइल पे मुझे देख रहे हैं और मैं जिस कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा हूं या जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं या जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं या जिस कमरे में मैं मौजूद हूं या जिस कमरे में आप मौजूद है, वहां बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे, मेरी तरह या मुझसे आपकी तरह बात नहीं कर सकता, आपकी तरह मेरी तरह चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फीलिंग्स नहीं है, जिनमें एक्सप्रेशंस नहीं है, जिनमें कन्वर्सेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी हाँ, वो सब चीजें हैं जिनमें सोल नहीं है। सोल का बहुत सिंपल मतलब है यानी कि आत्मा नहीं है। तो अगर हम इंसानों में या जानवरों में या पेड़ पौधों में अगर जीवन है तो इसका मतलब कि कुछ तो अलग है जो आपके पास या मेरे पास है, लेकिन हमारे आसपास की बाकी चीजों में नहीं है, जैसे कि टेबल में नहीं है, कुर्सी में नहीं है। इसलिए विज्ञान पढ़ने वालों ने कहा कि अगर दुनिया की हर चीज कण की बनी है तो ये कण सेम नहीं हो सकते। ये कण भी दो प्रकार के होंगे क्योंकि वस्तुएं भी दो प्रकार की हैं। जब मैटर दो प्रकार का है, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर, तो उनके कंपोनेंट्स भी दो प्रकार के होंगे। जी हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, जहां ये कहा गया कि एवरी लिविंग मैटर is made up of a small tiny particle which is not called as atom। यानी आप, मैं, पेड़ पौधे, जानवर एटम के नहीं बने हैं, rather सेल्स के बने हैं। सेल्स वही छोटी चीज है जिसे केमिस्ट्री की दुनिया में नॉन लिविंग मैटर के लिए एटम कहा गया है। सो व्हाट इज एन एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ एनी मैटर दैट वी सी। एक बच्चा कहता है सर डोंट से एनी मैटर, रैदर यू शुड से दैट एवरी नॉन लिविंग मैटर। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी मैं जब भी ये भाषा इस्तेमाल करूंगा या जब भी मैं एटम का जिक्र करूंगा, मैं हमेशा बोलूंगा दैट एटम इज द टाइनी पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एवरी नॉन लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ, एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट that every living matter is made up of। और यही वजह है कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में चीजें पहले आई और उन चीजों को समझने वाले इंसान बाद में आए। आप मुझे बताइए, चीजों को इंसानों ने समझा या इंसानों ने चीजों को समझा? ऑब्वियस सी बात है, इंसानों ने चीजों को समझा, क्योंकि हम इंसानों ने अपने आसपास की चीजों को समझा, अपने आसपास की वस्तुओं को समझा, पत्थर, पानी, मिट्टी, आग, इन सबको समझा, यानी ये सब कुछ हमसे पहले आया। यही वजह है कि केमिस्ट्री का चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर से पहले पढ़ाया जाता है। मेरी हमेशा से एक आदत है कि मैं चीजों को कनेक्ट करता हूं, तब जाके आपको पता चलेगा कि साइंस का कौन सा हिस्सा कहां पढ़ना या कहां फिट रहता है और किस तरीके से समझाया जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर जब हम एटम्स के बारे में पहले पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर सेल्स पढ़ना आसान हो जाता है। यही वजह है कि मैंने अभी तक आपके लिए बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर नहीं बनाया है, लेकिन YouTube के इस चैनल पे बहुत जल्द आएगा बायोलॉजी का भी पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, तो आप इसी की बातों को अभी सुनो, इसी की बातों को समझो, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में आपको कोई कमी ना रह जाए। तो अब तक की जितनी भी बातें मैंने आपसे करी, हाँ भाई, ये वीडियो लेक्चर एक तरह से पूरी तरह से बातों का ही लेक्चर था। मैंने जो भी कहा उसमें मैंने ज्यादातर चीजें आपको बताई हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स है, क्योंकि वो नॉलेज है, क्योंकि वो ज्ञान है, क्योंकि वही विज्ञान है। तो साइंस की दुनिया में मैटर के बारे में जो जो कहा गया मैंने आपको बताया। मैटर किस चीज का बना है? एटम का बना है, ये मैंने बताया। और एटम को इंग्लिश में नॉर्मल भाषा में महज पार्टिकल कहा गया, कि एटम कुछ नहीं है, एक पार्टिकल है। अब जब लोगों को यह पता चल गया कि दुनिया की ज्यादातर चीजें नॉन लिविंग एटम की बनी है, उनको यह पता चल गया कि एटम सबसे छोटा है, ऊपर से उनको यह पता चल गया कि एटम एक पार्टिकल है। अब क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होते। पहले क्वेश्चन था यूनिवर्स पे, तो बात हुई पंच तत्वों की। फिर क्वेश्चन था यूनिवर्स में पाई जाने वाली वस्तुओं की, तो बात हुई मैटर की। फिर बात हुई मैटर की, तो पता चला एटम के बारे में। अब जब एटम के बारे में पता चला तो सवाल उठ रहे हैं पार्टिकल पे, कि अगर वाकई में एटम एक महज छोटा पार्टिकल है, तो कितना छोटा है ये पार्टिकल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट and how these particles are present, and how small are these particles, how tiny are these particles, and how these particles are existing। अगर particles हैं तो क्या हर चीज में particles एक जैसे हैं? क्या हर एक पार्टिकल्स का नेचर सेम है? क्या हर पार्टिकल्स का प्रकार सेम है? नहीं। तो पार्टिकल्स के बारे में जब सारा ज्ञान चल रहा था, या पार्टिकल्स के बारे में जब ज्ञान बांटा जा रहा था, तो पता चला कि नहीं, अपने आसपास की हम जितनी भी चीजों को देखेंगे वो सारी चीजें एक जैसी नहीं है, और हर चीज एक जैसे पार्टिकल्स की नहीं बनी है। यही वजह है कि मैटर को, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफाई किया गया 3 स्टेट्स में। यानी 3 स्टेट्स में जब मैटर को क्लासिफाई किया गया, सो द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी विल स्टडी। यस, वी विल स्टडी। वी विल स्टडी मतलब एक बच्चा बोला कि आज नहीं पढ़ाओगे, डेफिनेटली नॉट बच्चों, क्योंकि आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें एटम के बारे में बात हुई, मैटर की डेफिनेशन के बारे में बात हुई। अगला वीडियो लेक्चर जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, जिसका नाम ही यही होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, rather I should say the 3 states of matter। लेकिन लेक्चर खत्म करने से पहले कम से कम आपको इतना तो याद दिला दूं कि आपने बचपन में भी ये चीज पढ़ी है, that matter is having 3 states, यानी there are 3 states of matter। सबसे पहला जिसे कहा जाता है सॉलिड स्टेट, दूसरा जिसे कहा जाता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा जिसे कहा जाता है गैसियस स्टेट। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं, और सॉलिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिक्विड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और गैसियस स्टेट क्या होता है, और गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और क्या इन 3 स्टेट्स के अलावा कोई चौथी स्टेट भी है?
बेशक है। एक बच्चा बोला क्या, मैंने तो बचपन में नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं है, बचपन में अब इन चीजों को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने 6th 7th 8th की बुक्स में भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा स्टेट का इंट्रोडक्शन डालना शुरू कर दिया है। लेकिन आप दिल थाम के बैठिए, मैं लौट कर आऊंगा इसी वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें मैं शुरू करूंगा हमारे इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसे कहते हैं द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, और आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों। इनफैक्ट 8th क्लास के बच्चों के लिए बखूबी काम आएगा, क्योंकि 8th क्लास में भी मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो चाहे आप 8th क्लास के हो, चाहे आप 7th क्लास के हो, चाहे आप 9th क्लास के हो, मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मैटर, उसका ये लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, मेहनत करते रहिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया, थैंक यू कहता हूं। थैंक यू बच्चों।